Hello guys, this video is about MCQ on time series forecasting of SCM, supply chain management. The systematic component is represented by a line in the time demand graph. टाइम डिमांड ग्राफ यदि हम सप्लाई चेन में ड्रॉ करें तो ये मेरा टाइम डिमांड ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रखा है और वाई एक्सिस पर डिमांड को रखा है। तो डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है इसको हम दिखाने के लिए टाइम डिमांड ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड का वेरिएशन शो करते हैं। और ये वेरिएशन टाइम सीरीज में हम ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं। तो किसी भी टाइम सीरीज में ऑब्जर्वेशन के लिए कंपोनेंट्स जो होते हैं ऑब्जर्व डिमांड के लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स जिसको कैपिटल एस से और ऑब्जर्व डिमांड को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, रैंडम कंपोनेंट्स को आर से डिनोट करते हैं। सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स का मीनिंग है स्ट्रेट लाइन ऑन टाइम डिमांड ग्राफ। टाइम डिमांड ग्राफ पर जो भी सिस्टमैटिक कंपोनेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन से शो किया जाएगा, यानी इसमें डिमांड का वेरिएशन नहीं होता। और इस सिस्टमैटिक डिमांड कंपोनेंट्स के तीन पार्ट्स होते हैं, लेवल, ट्रेंड एंड सीजनलिटी। करेंट डिमांड, ग्रोथ और डिक्लाइन ऑन इन डिमांड, प्रेडिक्टेबल सीजनल फ्लक्चुएशंस। दूसरा हमारा होता है जो कंपोनेंट है रैंडम कंपोनेंट, जो कि टाइम डिमांड ग्राफ पर वेवी लाइन से डिनोट किया जाता है, द पार्ट ऑफ द फोरकास्ट दैट डेविएट्स फ्रॉम द सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स। सिस्टमैटिक कंपोनेंट जो हमारा स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया गया है, इससे कितना वेरिएशन रैंडम कंपोनेंट में हो रहा है इसको हम दिखाते हैं और ये वेवी लाइन से डिनोट होता है। इस कंसेप्ट को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने टाइम सीरीज से रिलेटेड मैक्सिमम कंसेप्ट बताया है। और इस वीडियो को देखकर आप ये सारे एमसीक्यू को बनाएं तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टमैटिक कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इन टाइम डिमांड ग्राफ। यहाँ सिस्टमैटिक कंपोनेंट की बात किया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्वेश्चन है टू नो द ओवर फोरकास्टिंग और अंडर फोरकास्टिंग प्रेजेंट इन डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय सैडल पॉइंट, ट्रैकिंग सिग्नल, क्रॉस पॉइंट एंड वेवी लाइन। हाउ डू वी नो द biases that is over forecasting or under forecasting are present in our data? हमारे डेटा में ओवर फोरकास्टिंग है या अंडर फोरकास्टिंग है। ओवर फोरकास्टिंग को हम नेगेटिव से शो करते हैं, अंडर फोरकास्टिंग को पॉजिटिव से शो करते हैं। इस चीज को जानने के लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं, देयर मस्ट बी सम फ्लक्चुएशन इन आवर फोरकास्ट फॉर अ बेटर फोरकास्ट। हमारे बेटर फोरकास्ट के लिए जरूरी है कि जो भी फोरकास्टिंग हो रही है उसमें फ्लक्चुएशंस होने चाहिए। टू डिटरमाइन द बायस वी यूज ट्रैकिंग सिग्नल। और ट्रैकिंग सिग्नल क्या होता है? ट्रैकिंग सिग्नल इज RSFE by MAD। RSFE रनिंग सम ऑफ फोरकास्टिंग एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पहले देख लें। इस जगह पर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रैकिंग सिग्नल? RSFE का फुल फॉर्म क्या है? मैट का फुल फॉर्म क्या है? ये सारी चीजें वहां पे दी हुई हैं। यहाँ एक सैंपल है इसलिए इसमें ज़्यादा हम डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे।
जस्ट एक एमसीक्यू है, थोड़ा सा इसका गाइडलाइन दे दिया आपको। तो इस ओवरकास्टिंग और अंडर फोरकास्टिंग को दिखाने के लिए हम यहाँ जिस कंसेप्ट को यूज करते हैं दैट इज ट्रैकिंग सिग्नल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक रिप्रेजेंट बेस स्मूथिंग कांस्टेंट। हम तीन तरह के कांस्टेंट यूज करते हैं। पहला होता है बेस स्मूथिंग कांस्टेंट, दूसरा होता है ट्रेंड स्मूथिंग कांस्टेंट एंड सीजनलिटी स्मूथिंग कांस्टेंट। बेस को अल्फा, ट्रेंड को बीटा और सीजनलिटी को गामा से डिनोट करते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है बेस स्मूथिंग कांस्टेंट, सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा, दैट इज सी। Intermediaries play an important role in matching dealer with customer, manufacturer to product, supply and demand, information and promotion. The four main types of intermediaries are agents, wholesalers, distributors, retailers, etc. यहाँ retailers हमारा एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मल्टी रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर भी हमारे एक से अधिक हो सकते हैं। तो इंटरमीडियरीज में ये सारे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इंटरमीडियरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैचिंग डीलर विथ कस्टमर। ये करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर टू प्रोडक्ट। ये भी करेक्ट कंसेप्ट नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड इंफॉर्मेशन, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सप्लाई एंड डिमांड। जो भी हमारा एससीएम है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसमें सप्लाई और डिमांड के लिए हमारा हमारे जो एजेंट होते हैं वो एजेंट्स हमारे एजेंट्स भी हो सकते हैं, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स होते हैं। तो इंटरमीडियरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ये सभी एजेंट को हम यूज करते हैं और इन्हीं के हेल्प से हमारा सप्लाई और डिमांड होता है। जो भी डिमांड होते हैं रिटेलर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कस्टमर का जो भी डिमांड है उस डिमांड का इंफॉर्मेशन उसके होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और अदर के पास भेजे जाते हैं और उसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई का पूरी व्यवस्था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सप्लाई चेन कंसेप्ट ओरिजिनेटेड इन व्हाट डिसिप्लिन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मार्केटिंग, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन कंसेप्ट हमारा लॉजिस्टिक्स से ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएबिलिटी इन डिमांड ऑर्डर्स एमंग सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स। सप्लाई चेन में जो वेरिएबिलिटी है उस इफेक्ट को हम किस से डिनोट कर सकते हैं? रेफर्स टू द बुलविप इफेक्ट, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्लेसमेंट, इज मोर प्रोनाउंस्ड इन रिलेशनल एक्सचेंजेस। इनमें से ये तीनों तो नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बुलविप इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रस्ट अमंग वेरियस एंटिटीज, that is different distributors or agents, the inventory between the manufacturer and customer shows the bullwhip effect, so we need one forecast for all entities. So its correct answer is A. The random component is represented by a, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो टाइम डिमांड ग्राफ है उस पर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टेमैटिक और दूसरा रैंडम। सिस्टेमैटिक मेरा स्ट्रेट लाइन को शो करता है और रैंडम हमारा वेवी लाइन को डिनोट करता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, वेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
ऑप्शन ब्लैंक रिप्रेजेंट ट्रेंड स्मूथिंग कांस्टेंट। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको हमने बताया कि 3 तरह के कांस्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं। उसमें से ट्रेंड स्मूथिंग कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए हम जिस सिंबल को यूज करते हैं दैट इज बीटा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following is the simplest and easiest forecasting method? फोरकास्टिंग के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स यूज करते हैं। कैजुअल मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव जो टाइम सीरीज मेथड्स होता है। और इसी टाइम सीरीज मेथड्स को हमने डिटेल्स उस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नॉलेज के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कैजुअल मेथड्स कई तरह के हो सकते हैं, रिग्रेशन मॉडल, एक्सट्रापोलेशन, इकोनॉमिक मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, एंटिसिपेशन सर्वे। और क्वालिटेटिव मेथड्स में मार्केट रिसर्च, पैनल कंसेंसस, डेल्फी मेथड्स, विजनरी फोरकास्ट, हिस्टोरिकल एनालॉजी। और इस क्वांटिटिव दैट इज टाइम सीरीज मेथड्स में मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, बॉक्स जेनकिंस, X11 ट्रेंड प्रोजेक्शंस, ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो क्वांटिटिव का जो टाइम सीरीज है इसका डिटेल्स उस वीडियो में है, जिसकी लिंक हमने आपको दिया है। इसमें कह रहा है इन सारे में से कौन सा सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। तो सारे मेथड्स के डिस्कशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक्सट्रापोलेशन के बारे में बताते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ प्रेडिक्शन दैट एज्यूम्स दैट द patterns that existed in the past will continue into the future, and that those patterns are regular and can be measured. In other words, the past is good indicator of the futures. इसमें बहुत ज़्यादा हम काम नहीं करते हैं। ये हमारा सिंपलेस्ट और इजीएस्ट इसलिए है कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है वही डेटा मेरा फ्यूचर के लिए भी वैलिड है। और इस तरह के एक्सट्रापोलेशन में जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी डेटा अवेलेबल हो। इट इज़ वन ऑफ द easiest and simplest method of forecasting, and it is used where there is enough past data available that is not subjected to change drastically shortly. हमको ये उम्मीद है, यदि हमें ये विश्वास है कि आगे रैंडम चेंजेस या काफ़ी अधिक चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो पास्ट डेटा ही हमारा फ्यूचर डेटा माना जाएगा। सो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। प्रीवियस डेटा के पैटर्न को देखकर हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इस वजह से ये मेथड हमारा सिंपलेस्ट मेथड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड? अदर मेथड्स में आपको कैलकुलेशन करना होगा, प्रीवियस डेटा पर भी बेस्ड होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज एक्सट्रापोलेशन, ऑप्शन डी। The next question is which of the following is not casual forecasting method? ऊपर आपको कैजुअल का फोरकास्टिंग मेथड्स का कंसेप्ट हमने दिखाया। इसमें कैजुअल में रिग्रेशन, एक्सट्रापोलेशन, इकोनॉमिक मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, एंटिसिपेशन सर्वे, ये सब हमारे कैजुअल मेथड्स हैं। इसी तरह से इस पर भी हमारा क्वेश्चंस हो सकता है कि कौन सा इसमें से क्वालिटेटिव मेथड्स हैं और कौन से क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान से आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। सो इट्स करेक्ट आंसर फ्रॉम द above टेबल फॉर casual forecasting is a method of predicting future demand based on the relationship between dependent variable and one or more independent variables such as price, promotion, weather और seasonality. मेथड्स ऊपर के टेबल में दिए हुए हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है नॉट ए कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड। नॉट की वजह से इकोनॉमिक मॉडल्स मेरा
करेक्ट है। लीनियर रिग्रेशन भी है, मल्टीपल रिग्रेशन भी है, आप ऊपर के टेबल में देख सकते हैं। इकोनॉमिक, ये सारी चीजें हैं। तो इस जगह पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा ऊपर कहीं नहीं दिया हुआ। The next question is, in the exponential smoothing method, which one of the following is true? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड टाइम सीरीज का पार्ट है, जिसको कि उस वीडियो में हमने डिस्कस किया, और इसमें 3 कांस्टेंट को यूज करते हैं। उस 3 कांस्टेंट में अल्फा, बीटा, गामा, और इस अल्फा, बीटा, गामा का अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ये पूरी डिटेल में डिस्कस की गई है। तो अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, इन सबों की वैल्यू इसी रेंज में होगी। यहाँ सिर्फ अल्फा के बारे में बताया है। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और इसके साथ एक वैल्यू भी दिया हुआ है, एंड अ हाई वैल्यू ऑफ अल्फा इज यूज फॉर स्टेबल डिमांड। ये नहीं होता है। जब अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू बहुत हाई हो तो वो अनस्टेबल होता है। इसलिए ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन इस स्टेबल की वजह से ये रॉन्ग है। और अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेकिन स्टार्टिंग शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी मेरा रॉन्ग है। इस केस में भी ये रॉन्ग है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। The value of alpha lies between 0 and 1, and a high value of alpha is used for unstable demand. High value I mean अल्फा की वैल्यू यदि 1 कर दें, इसका मतलब है कि डिमांड मेरा अनस्टेबल है, कभी 5 है, कभी 50 है, कभी 500 है, लाइक दैट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। Alpha lies between 0 and 1, and a high value of alpha is used for unstable demand. Thanks for watching.